हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये अरस्तू का लेक्चर नंबर 5 है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लेटो के विपरीत अरस्तू ने आदर्श राज्य को समुद्र और स्थल दोनों के निकट अवस्थित करना चाहा। अरस्तू का मानना है कि समुद्र किनारे यदि आदर्श राज्य रहता है तो शहरी सुरक्षा और आर्थिक आवश्यकता पूर्ति आसानी से की जा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य को समुद्र से दूर रखना चाहता है ताकि विदेशी आक्रमण और व्यावसायिक दुर्गुणों से बचा जा सके। नागरिकों का स्वभाव। अरस्तू अपने आदर्श राज्य में जनसंख्या और भूभाग के नागरिकों के स्वभाव पर ज़्यादा जोर दिया है। अरस्तू कहता है कि राज्य का स्वरूप नागरिकता के स्वरूप पर निर्भर करता है। जिस प्रकार के नागरिक होंगे जिस प्रकार के नागरिकता संबंधी कार्यों का संपादन करेंगे उसी आदर्श राज्य अपना स्वरूप ग्रहण करेगा और वैसे ही प्रकृति होगी। आदर्श राज्य के नागरिकों का स्वभाव उत्तम होना चाहिए, यानी नागरिकों को बुद्धिमान, साहसी, न्याय, ईमानदारी, परिसमाप्ति, क्षमता, योग्यता के मुताबिक अपने कर्तव्यों का समाधान करने वाला होना चाहिए। अरस्तू नागरिकों के स्वभाव की चर्चा करते कहता है कि यूनान के नागरिक सर्वाधिक योग्य एवं उत्तम स्वभाव होते हैं। यूनान शीत एवं उष्ण दोनों प्रकार जलवायु को मध्य अवस्थित है। राज्य के आवश्यक वर्ग। अरस्तू आदर्श राज्य के निर्माण के चौथे तत्व के रूप में आवश्यक वर्ग रखता है। इन आवश्यक वर्ग के अंतर्गत अरस्तू 6 वर्ग रखता है: कृषक, शिल्पी, सैनिक, व्यापारी, पुरोहित, न्यायाधीश, विधायक। प्रथम वर्ग के रूप में अरस्तू कृषक वर्ग को रखता है, जिसका कार्य उसके नाम पर अनुरूप होती करता है ताकि आदर्श राज्य की जनता को भोजन प्रदान किया जा सके। दूसरे वर्ग का नाम शिल्पी, जिसका कार्य कला कौशल संबंधी कार्यों का संपादन है। कला कौशल सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति के 6 तत्वों में भोजन के बाद दूसरा परमावश्यक पदार्थ है। तीसरे वर्ग के रूप में अरस्तू सैनिक वर्ग को नाम लेता है, जिसका कार्य अस्त्र प्रयोग करके वहां आक्रमण से आदर्श राज्य की रक्षा करना है। इस प्रकार सैनिक वर्ग के उत्तम जीवन के तीसरे महत्वपूर्ण तत्व अस्त्र की पूर्ति होती है। चौथे वर्ग का नाम व्यापारी वर्ग, जो उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य राजस्व पूर्ति करता है। इस राजस्व की प्राप्ति के लिए व्यापारी वर्ग राज्य के आयात निर्यात संबंधी कार्यों का संपादन करता है। पांचवें वर्ग का नाम पुरोहित वर्ग, जो उत्तम जीवन का महत्वपूर्ण पांचवें तत्व के रूप में मान आध्यात्मिक तत्व की भरपाई करता है, धार्मिक माहौल बनाए रखता है। सबसे कि यह पुरोहित वर्ग धार्मिक कार्यों का संपादन करेगा। छठे और अंतिम वर्ग का नाम अरस्तू न्यायाधीश एवं विधायक रखता है, जिसका कार्य शासन संबंधी कार्यों का संपादन है। यह उत्तम जीवन के छठे एवं अंतिम तत्व न्याय पर सर्वाधिक हित पर ध्यान रखता है। अरस्तू ने जिन 6 वर्गों का आदर्श राज्य के लिए आवश्यक बताया है वह 3 वर्गों तक कृषक, शिल्पी, व्यापारी वर्ग नागरिकता के संचित रखता है। अरस्तू इन तीनों वर्गों को आदर्श के राज्य के लिए आवश्यक तो मानता है, लेकिन इन्हें आदर्श राज्य का अंग नहीं मानता है। अरस्तू इन्हें राज्य का अंग इसलिए नहीं मानता है कि इनके पास अवकाश अभाव होता है जो राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक है। अरस्तू ने आदर्श राज्य के आवश्यक वर्ग के रूप में सैनिक, पुरोहित, न्यायाधीश, विधायक यानी शासक को भी रखा है, जो आदर्श राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अरस्तू ने आदर्श राज्य के अंग के रूप में प्रस्तुत किया। इन तीनों वर्गों के पास अवकाश होता है, इसलिए अरस्तू इसे नागरिकता प्रदान करता है। अतः नागरिक वर्ग के अंतर्गत सैनिक, पुरोहित, शासक वर्ग रखा है। राजनीतिक शिक्षा। अपने गुरु प्लेटो की भांति अरस्तू ने आदर्श राज्य के लिए राजनीतिक शिक्षा अनिवार्य माना है ताकि आदर्श राज्य की बुनियादी स्थायी रूप से दृढ़ किया। अरस्तू इस बात का विशेष बल देता है कि शिक्षा के लिए राज्य अस्थायी रह जा सकता है, इसलिए शिक्षा पर राज्य नियंत्रण रहना चाहिए। अरस्तू के मतानुसार शिक्षा का उद्देश्य राज्य के हित को ध्यान रखते हुए नागरिकों के चरित्र निर्माण करना है, नागरिकों को इस रूप में सुरक्षित करना है। अद्यतन राज्य के नियमों का पालन करने लगे। यद्यपि अरस्तू की शिक्षा मुख्य उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्वपूर्ण विकास करना है, लेकिन उसकी शिक्षा मुख्य लक्ष्य राजनीतिक है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत वह नागरिकों के कानून परिचित करना चाहता है, राज्य ने प्रशिक्षण देता है। अरस्तू यह भूल जाता है कि इसके अलावा भी शिक्षा देकर नागरिकों के व्यक्तित्वपूर्ण विकास किया जा सके। यह उल्लेखनीय अरस्तू ने शिक्षण क्रम में एक व्यक्ति के शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, सैनिक से व्यवस्था करता है। कानून की समरूपता। अरस्तू आदर्श राज्य की कानून समरूपता के अनिवार्य माना है। अरस्तू का ऐसा मानना है कि कानून नागरिकों के बीच समानता की सूचक है, क्योंकि कानून का आधार मानवीय विवेक और उसकी उपज, रीति रिवाज और परंपरा से, जिसके मानवीय जीवन गतिशील होता है। आदर्श राज्य कानून के ही संप्रभु माना है। कानूनी आधार पर ही शासन का संचालन होना चाहिए। अरस्तू राज्य की क्रांति प्रतिकार कानून को संप्रभुता जोड़ देता है। अरस्तू का मानना है यदि कानून के अनुसार राज्य शासन किया जाए तो जनता उसे स्वीकार करेगी। शासन संविधान संशोधन की मांग यानी क्रांति की शुरुआत नहीं होगी। आदर्श राज्य की स्थिति। अरस्तू ने आदर्श राज्य की स्थिति में बड़े रोचक प्रमाण प्रस्तुत किया है। उसका मानना है कि आदर्श राज्य बसाते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, मसलन नागरिकों के स्वास्थ्य, सौंदर्य संबंधी परिस्थितियाँ तथा राज्य सुरक्षा संबंधी परिस्थितियाँ आदि।
आदर्श राज्य की आलोचना। अरस्तु ने जिस आदर्श राज्य की आलोचना की उसकी आलोचना नहीं होती। अरस्तु का आदर्श राज्य की आलोचना करते हुए सबसे पहले यह कहा जाता है कि उसकी आदर्श राज्य संबंधी धारणा मौलिक है कि नहीं है। अरस्तु ने जिस कानून की समरूपता पर आधारित आदर्श राज्य की बात की है वह बहुत ही पहले उसके गुरु महान आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी अंतिम मिथ्यावादी रचना लॉज में डाली है। यह भी सही कि अरस्तु ने आदर्श राज्य की तर्कसंगत बनाने की कुछ नई बातें जरूर जोड़ दी है, लेकिन आदर्श राज्य संबंधी मूल विचारों प्लेटो का ही है। इसलिए आदर्श राज्य के मौलिक प्रतिपादक श्रेय प्लेटो को जाता है। प्लेटो भले ही संशोधनकर्ता परिमार्जक के रूप में अरस्तु नाम लिया जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान सेवाइन ने अरस्तु ने आदर्श राज्य की आलोचना करते हुए कहा कि उसने आदर्श राज्य की रचना में घोषणा अवश्य की, लेकिन उसे कभी भी कार्यान्वित नहीं किया। आदर्श राज्य के अध्ययनकर्ता का यही लगता है कि अरस्तु आदर्श राज्य में रचना कोई रुचि नहीं थी, अतः आदर्श राज्य के संबंध में ये नहीं बल्कि राज्य के आदर्श संबंध में ग्रंथ लिखा जा रहा है। ये कथन गौर करते हुए आलोचना की जा सकती है। अरस्तु उपदर्शक राज्य के नहीं अपितु राज्य के आदर्श का वर्णन किया है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के प्रथम द्वितीय महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व के रूप में क्रमशः जनसंख्या भूभाग को रखा है। इन दोनों तत्वों के संबंध में अपना विचार किया है, परंतु वह यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि आदर्श राज्य के लिए सही रूप की कितनी जनसंख्या भूभाग होना चाहिए। अरस्तु आदर्श राज्य की आलोचना इस प्रकार किया जा सकता है कि अरस्तु का आदर्श राज्य आधुनिक समय में अव्यवहारिक और अप्रासंगिक है। राज्य काफी विशाल, जबकि अरस्तु ने आदर्श राज्य के नाम को छोटे राज्य यानी नगर राज्य का सृजन किया, जिसे भला आज कैसे किया जा सकता है। अगर रोस नामक प्रसिद्ध विद्वान की बात माने तो अरस्तु आदर्श राज्य के चित्रण अधूरा और अपूर्ण मालूम पड़ता है। WG कहा है कि अरस्तु अपने आदर्श राज्य में न केवल शिक्षा संबंधी विचार अधूर किया है, वरन आदर्श राज्य की विवेचना में भी बहुत सी खामियों को छोड़ डाला है। अपनी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका गठन, कार्यपालिका के संबंधी सबसे जानकारी नहीं मिल पाती है। अरस्तु ने आदर्श राज्य के अब तक वर्णन में परिष्कृत होता है कि अरस्तु का आदर्श राज्य न तो वैज्ञानिक है न व्यवहारिक। अरस्तु अपने आदर्श राज्य प्रतिपादन में प्राचीन यूनानी समाज कुछ व्यवस्थाओं और प्लेटो द्वारा लोज नामक रचनाएं प्रतिपादित का उप आदर्श राज्य की अवधारणा को बहुत फेरबदल कर उसका अपना दे दिया है। लेकिन उसके बाद अरस्तु ने आदर्श राज्य वाली धारणा को अपनाया, कठिन एवं अव्यवहारिक है, परंतु साधारण दृष्टिकोण से आदर्श राज्य संबंधी अरस्तुवादी धारणा प्लेटो की पूर्णता काल्पनिक आदर्श राज्य के बेहतर एवं व्यवहारिक जरूर है, परंतु आदर्श राज्य के प्लेटोनिक आदर्श राज्य की भांति महामानव की जिक्र नहीं है, साम्यवाद का जिक्र नहीं है, न कानून का अभाव है। राज्य के बलिवादी व्यक्ति पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में जनसंख्या भूभाग संबंधी जो बात कही वह भी महत्वपूर्ण है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में शिक्षा और कानून को अनिवार्य बताकर बहुत ही व्यवहारिक उपयोग करता है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। अरस्तु भले ही शासन व्यवस्था में रूप प्रदान को नहीं मानता, लेकिन शासन के कार्य रूप में कोई कार्य रहता है जो वर्तमान प्रधानी मूल है, इसलिए शासन के कार्य संबंधी विचार भी सराहनीय है। मोटे तौर पर अरस्तु की आदर्श राज्य संबंधी धारणा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके कुछ पहलुओं को फेरबदल के साथ आज भी अपनाया जा सकता है। ये शिक्षा के वातावरण संबंधित अवधारणा है। प्लेटो और अरस्तु की आदर्श राज्य की तुलनात्मक वर्णन। प्लेटो अपनी महत्वपूर्ण आदर्श रचना रिपब्लिक और आदर्श राज्य की बात करता है, और अरस्तु अपनी महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स और आदर्श राज्य की बात करता है। दोनों जिस आदर्श राज्य की बात किया उसमें कुछ समानताएं और असमानताएं भी है, इसलिए अरस्तु के आदर्श राज्य की तुलना प्लेटो के आदर्श राज्य की करने रोचक महत्वपूर्ण है। असमानता है। अरस्तु प्लेटो आदर्श राज्य संबंधी धारणा बहुत ही अंतर जिन्हें निम्नलिखित प्रस्तुत किया जा सकता है। प्लेटो आदर्श राज्य की पूर्णता काल्पनिक आदर्शवादी जिसे व्यवहारिक आधार पर कायम करना संभव है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में के रूप में अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया है। अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का आदर्श राज्य की भांति पूर्णतः काल्पनिक आदर्शवादी होकर व्यवहारिक और यथार्थवादी है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में नामकरण आदर्श इसलिए रखा कि उसका आदर्श राज्य सद्गुण अच्छाई पर आधारित होगा, विधि की महत्ता होगी, आदर्श राज्य में सरकार पॉलिटी आधारित होगी। मोटे तौर पर यह कहना है उचित है कि अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो की बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक है, जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ भी स्पष्ट है कि अरस्तु अपने आदर्श राज्य के प्रतिपादन में प्लेटो की भांति अतिवादी दृष्टिकोण का नहीं बल्कि यथार्थवादी विचारों की भांति मध्यम वर्ग का अनुसरण किया है। प्लेटो का आदर्श राज्य में प्रत्येक को होता है, मानव को नहीं। प्लेटो ने समाज और राज्य के 3 वर्गों में विभाजित कर रखा है। प्रत्येक वर्ग विशेष कार्य करता है जिसका पालन करना न्याय और न्याय कर्तव्य आधारित है। दूसरे शब्दों में प्लेटो का आदर्श राज्य के न्याय की उपस्थिति अर्थात उप कर्तव्य का पालन अनिवार्य कर्तव्य आदर्श राज्य की आधार है। अरस्तु ने आदर्श राज्य के कानून के महत्ता सर्वोन्मुख है। अरस्तु ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि व्यक्ति कानून द्वारा शासित होगा और राज्य की शिक्षा मुख्य उद्देश्य नागरिकों के कानून पर परिचित कराना होगा। इसके बाद अरस्तु कर्तव्य के महत्व को भी स्वीकार करता है, लेकिन कानून को आदर्श राज्य के लिए अनिवार्य मानता है। प्लेटो का आदर्श राज्य में शासक वर्ग की उत्पत्ति शिक्षा के द्वारा होती है। प्लेटो शासक समाज का सबसे योग्य और दार्शनिक है।
अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में शासकों के लिए प्लेटो की भांति जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा को नहीं माना। अरस्तु शासक संपत्ति जन्म और उम्र में शासक बनाता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अभिभावक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक अलग अलग शिक्षा की बात की है। प्लेटो शिक्षा सिद्धांत में कहा है कि सैनिक वर्ग निर्माण केवल प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जबकि दार्शनिक वर्ग यानी शिक्षक वर्ग प्राथमिक और उच्चतर दोनों शिक्षा प्रदान किया जाएगा। सर्वोच्च शासक को तो 15 वर्ष तक व्यवहारिक अनुभव और पदाधिक रूप से लेना होगा। सर प्लेटो ने आदर्श राज्य के सैनिक और शासक वर्ग के अलग अलग शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा देने की बात कही है। प्लेटो आदर्श राज्य नागरिकता संबंधी सिद्धांत बहुत ही व्यापक और नौतानी स्वरूप है। वह समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा संकीर्ण है। अरस्तु समाज के कम से कम लोगों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है। दूसरे शब्दों में अरस्तु के आदर्श राज्य में वही नागरिक है जो कानून की शासन और विधि के कानून के रूप से भाग लेता है। प्लेटो आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार एवं समान राजकीय अवसर प्रदान किया है और जो वर्तमान जनतांत्रिक मूल्यों पर लक्षण है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य का प्रतिपादन स्त्री पुरुष बराबर और मानवीय नारीवादियों को और बनाया। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में नारी का द्वितीय दर्जा की ध्यान रखा है। अरस्तु नजर में सारी नारी के पास विवेक और क्षमता, पुरुषी विवेक और क्षमता की तुलना कम होती है, इसलिए नारियों का स्थान पुरुषों के निम्न है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में परिवार स्त्री और पुरुष के सभी निम्न मानकर अपने रूढ़िवादियों और नारी विरोधी गुट को खड़ा कर दिया है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में साम्यवाद कर लागू करता है, यानी अभिभावक वर्ग, सैनिक, दार्शनिक वर्ग संपत्ति और परिवार से वंचित रखता है। प्लेटो का ऐसा मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग की संपत्ति और परिवार को वंचित रखा जाए तो ज़्यादा निश्चय और निस्वार्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जिससे आदर्श राज्य अपने लक्ष्य की ओर से बढ़ जाएगा। अरस्तु ने एक मध्यवर्गीय एवं व्यवहारिक राजनीतिक विचारक है। वह जानता है कि नागरिक यानी शासक वर्ग को परिवहन संपत्ति को वंचित कर आदर्श राज्य सफल नहीं बना सकता है। अरस्तु ने तो अपने आदर्श राज्य में संपत्ति नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण की सक्रियता के लिए अवश्य माना है, इसलिए संपत्ति की समाप्ति की बात करता है, निरर्थक मानता है। साथ साथ अरस्तु परिवार के मानसिक संतुलन के दृष्टिकोण से मनोवार मानता है। सबसे अरस्तु आदर्श राज्य को शासकों के लिए संपत्ति और परिवार की आवश्यक माना जाता है। उन्हें संपत्ति और परिवार के अलग वंचित नहीं किया जा सकता है। प्लेटो आदर्श राज्य की एकता हेतु अनेकता में इस्तेमाल करना चाहता है। अरस्तु प्लेटो के विपरीत अनेकता के बीच एकता को साबित करने का प्रयास किया है, जिसे रचना कार्य कहा जा सकता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग को उसकी स्वाभाविक क्षमता के मुताबिक कार्यों प्रदान करता है। प्लेटो का मानना है आदर्श राज्य तभी बनाया जा सकता है जब व्यक्ति को स्वाभाविक कार्यों का सम्मान करें। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में एक ही व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों, शासकीय नागरिक संबंधी कार्यों में सहयोग करने की बात करता है। अरस्तु मानना है कि एक ही व्यक्ति युवावस्था, सैनिक, प्रौढ़ावस्था, शासक और ऐसे पुरोहित कार्य कर सकता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में शासन के बागडोर महामानव यानी सुपरमैन के हाथों में देना चाहता है, जो कठोर, आत्मसंयमी, सर्वगुण संपन्न, न्यायप्रिय और दार्शनिक होता है। अरस्तु ने आदर्श राज्य की बागडोर एक उत्तम और योग वैज्ञानिक हाथ में सौंपने की बात कही है, जिसे मानवीय जीवन में व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान और अनुभव और कानून पूर्णता से। तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य में समुद्र से दूर रखने की बात कहा है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में समुद्र किनारे अवसर करने की बात कही है, जिसके अलावा अरस्तु बात का भी जोर देता है कि आदर्श राज्य ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ उत्तम वातावरण और आसानी से जल प्राप्त हो सके। समानताएं। अब प्लेटो को आदर्श राज्य में अरस्तु का आदर्श राज्य के अंतर किया जा सकता है। उसका आधार प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक आदर्श राज्य है। अरस्तु द्वारा रचित पॉलिटिक्स आदर्श राज्य है। रिपब्लिक आदर्श राज्य के पॉलिटिक्स के आदर्श राज्य की बहुत ज़्यादा अंतर सामने आए हैं, फिर भी कुछ समानताएं भी जिनका वर्णन हम आगे बिंदुस्वर के रूप में किया जाएगा। यहाँ भी सर्च कर देना चाहिए कि प्लेटो अपने अंतिम विथरवादी रचना लॉज में राज्य की बात करता है, जो रिपब्लिक वाली आदर्श राज्य की बहुत ही भिन्न है। पॉलिटिक्स वाली आदर्श राज्य बहुत ही मिलती जुलती है। प्लेटो लॉज राज्य संबंधी वर्णन करता है, उसका नामकरण उपदर्श राज्य यानी सब आइडियल स्टेट किया है। प्लेटो उप आदर्श राज्य में अरस्तु का आदर्श राज्य बहुत ही समान दिखता है।